बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो जिस चैप्टर नंबर 10 है, क्लास जो है वो भी 10 ही है और आर्टिकल नंबर है पहला 10.1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम सिंपली SHM बोलते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हम एक वाइब्रेटरी मोशन जो आप पहले इससे वाकिफ़ है वही दोबारा रिपीट करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है, आगे पीछे हरकत करती है अबाउट अ फिक्स पॉइंट। देखिए, ए बॉडी इज सेड टू हैविंग वाइब्रेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एग्ज़ाम्पल की देखें, अगर स्प्रिंग सिस्टम वाला देख लें, मैस स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर लाकर छोड़ दूँ पोजीशन ए पर, छोड़ने से होगा क्या कि इस तरह पीछे की जाने मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी। ये किसकी एग्जांपल होगी जी? वाइब्रेटरी मोशन। आगे पढ़ता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन ही की किस्म है। इसमें जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेटरी मोशन होना लाजमी है। देखें क्या डिफाइन उसकी तरह देखें, द टू एंड फ्रो मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब टू एंड फ्रो का मोशन, मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो मोशन होगी वो वाइब्रेटरी मोशन होगी, क्योंकि जो टू एंड फ्रो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर ही होती है। इसमें ये होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि अब जो एक्सेलरेशन हमारे पास है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर की ये हमेशा एक डायरेक्शन होती है, एक सिमत होती है, इसलिए उसकी डायरेक्शन किधर है? अबाउट द मेन पोजीशन, टुवार्ड्स द मेन पोजीशन। ये हम बात कर रहे थे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन है किधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ये प्रोपोर्शनल की अलामत है, ये एक्सेलरेशन है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ये जानना चाहें कि हमारी जो मोशन है वो कौन सी है, आया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो इसके लिए एक कंडीशन दी गई है। अगर तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए डिस्प्लेसमेंट के, देन इट इज़ प्रूफ ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब वो फिर हम क्या कह सकते हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की किस्म है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में सबसे पहली आती है मैस अटैच टू स्प्रिंग, ये वाली। इसमें जो स्प्रिंग सिस्टम वाला है वही हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स देख रहे हैं। ये एक पहली एग्जांपल कौन सी क्या? मैस अटैच टू स्प्रिंग वाली। दूसरी एग्जांपल आ जाती है बॉल एंड बाउल सिस्टम। मतलब एक प्याला है, उसके अंदर एक हमारे पास बॉल पड़ी है, तो वो भी अगर टू एंड फ्रो मूव करेगी, ठीक है। ये देखिए जो गेंद पड़ा हुआ है या बॉल है वो इसको एक पॉइंट पर लाकर छोड़ देंगे तो जो बॉल है वो इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ए से ओ की जानिब, फिर ओ से बी की जानिब, इसी तरह बी से ओ की जानिब और ओ से ए की जानिब, इस तरह टू एंड फ्रो मूवमेंट होती रहेगी। तो ये जो मोशन है ये भी कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो तीसरी जो एग्जांपल आ जाती है वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में एक रस्सी के साथ जो कि एक्सटेंसिबल है उसके साथ एक बॉब बांधा गया है। जो बॉब है वो एक रस्सी के साथ बांधने के बाद जो रस्सी है वो एक फ़िक्स पॉइंट के साथ बंधी हुई है। अब जो बॉब है उसकी जो मेन पोजीशन है वो है, अगर मैं इस बॉब को या गेंद को जो भी हल्की सी चीज़ होगी ये एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर छोड़ दूं तो ये इस तरह ओ की जानिब मूव करेगा, फिर ओ से बी की जानिब, फिर बी से ओ की जानिब, फिर ओ से ए की जानिब, इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन होती रहेगी। ये भी एग्जांपल होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो मतलब सिंपल पेंडुलम भी एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है वो आज एग्जांपल ही है मैस अटैच टू स्प्रिंग की।
ठीक है। इसमें एक स्प्रिंग के साथ एक तरफ तो मैस बंधा हुआ है स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग का दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट या सिरा, वो एक फिक्स पॉइंट के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास मैस है। ये जो पॉइंट है, ये ओ पॉइंट, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। यहाँ पर ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो होती है और डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट की हालत में ये पड़ा होता है। अगर मैं स्प्रिंग को खींच कर कोई एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर मैं लेकर आ जाता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, तो एक्सटर्नल फोर्स की मदद से हम इसको यहाँ तक लेकर आए थे। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई की है, एक फोर्स स्प्रिंग के अंदर भी स्टोर हो चुकी है, जो बेसिकली इस टॉपिक में अहम किरदार अदा करती है। उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो भी किसी बॉडी को जो कि वाइब्रेट कर रही हो, जो कि ऑसिलेट कर रही हो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, उसको धकेलती है या खींचती है, pushes और pulls the object performing oscillatory motion towards the main position। हमेशा मेन पोजीशन की जानिब धकेलती है, या मतलब वस्ती पोजीशन, सेंटर वाली पोजीशन की जानिब उसको धकेलती है या उसकी जानिब खींचती है। तो हम बात कर रहे थे कि इस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स शामिल हो जाती है। ठीक है, इसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, इस मैस को मैंने यहाँ पर लाया और यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन मैस एक फोर्स के ज़रिए से इधर पीछे की जानिब मूव करेगा। वो किस फोर्स के ज़रिए से होगा? ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पीछे की जानिब मूव करेगा। ये कि कहाँ तक आएगा जी? ये ओ पोजीशन तक आ जाएगा, चूँकि हमने पढ़ा है कि रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ धकेलता है। अब यहाँ पर आकर क्या ये रुक जाएगा? यहाँ पर आकर रुकेगा नहीं। इसकी एक और वजह है, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है इनर्शिया की, कि वो किसी बॉडी के अंदर जो चेंज होती है उसके ख़िलाफ़ वो मज़ाहमत पैदा करती है, रेजिस्ट करती है। इसलिए इनर्शिया जो तब्दीली पैदा हो रही होती है उसको रोकती है, तब्दीली नहीं आने देती। इसलिए जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ तक तो ले आएगी, आगे आगे इनर्शिया की वजह से आगे मूव करेगा जो स्प्रिंग है। आगे यहाँ तक ए से कहाँ तक आएगा? जहाँ तक ये स्प्रिंग दब सकता था, मतलब एक पॉइंट आएगा बी पॉइंट इसको बोलते हैं, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन ही है। यहाँ पर आकर ये रुक जाएगा, यहाँ पर आकर रुकेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स पर फिर एक्ट करेगी और किधर धकेल देगी? इस मेन पोजीशन। ये हमारे पास जो लाइन ये लगाई गई है, ये ओ पोजीशन, ये ओ को ज़ाहिर कर दी। वो हमने बताया पहले भी कि ये मेन पोजीशन को डिस्क्राइब कर रही है। यहाँ पर यहाँ तक ले जाकर यहाँ पर लेकर आएगी, फिर इनर्शिया की वजह से यहाँ तक तो आकर फिर आगे ए पोजीशन, ए पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक आ जाएगा। आगे इस तरह टू एंड फ्रो मूवमेंट होती रहेगी, जो कि एक वाइब्रेटरी मोशन की ही एग्जांपल हम बात कर रहे हैं। वो जो है एग्जांपल होगी वो वाइब्रेटरी मोशन होगी, वो जो मोशन की एग्जांपल होगी। आगे एक और बात आ जाती है हुक्स लॉ। हुक्स का कानून ये हमको ये बताता है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट उतना कवर करवाने में मदद देगी। मतलब अगर फोर्स कम लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम कवर होगा, अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर होगा। इसी की एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर फोर्स कम लगाता तो मैस यहाँ तक आ सकता था। अगर मैं इस पर फोर्स इससे ज़्यादा, जितनी मैंने अप्लाई अब की है, इससे ज़्यादा अप्लाई करता तो मैस यहाँ तक आ सकता था। मतलब जितनी फोर्स हम खुद अप्लाई करेंगे उतना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ये हम बात कर रहे थे फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इस प्रोपोर्शनल की अलामत को मैं ख़त्म करके कोई कांस्टेंट लिखूँगा तो को F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पर माइनस ये चीज़ डिनोट कर रहा है जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो आपस में ऑपोजिट है, एक ही सिमत में बिल्कुल ही नहीं। यहाँ मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है इस जानिब। हम एक्सटर्नल फोर्स की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं ये रिस्टोरिंग फोर्स की। तो
अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके यहाँ तक लेकर आए थे ना, डिस्प्लेसमेंट कवर किधर हुआ, इस जानिब, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक्स का जो तीर है वो इधर जा रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखें रिस्टोरिंग फोर्स सॉरी वो पीछे की जानिब है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ ऊपर की जानिब इस डायरेक्शन के हैं, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में है, और जो डिस्प्लेसमेंट है बैकवर्ड डायरेक्शन के है। तो इसका क्या मतलब है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर साइन माइनस अप्लाई किया था। अब यहाँ पर के जो है वो एक फालतू नहीं है, बल्कि ये एक चीज़, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हर स्प्रिंग के लिए मुख्तलिफ होगी। देखिए, फॉर हार्ड स्प्रिंग वैल्यू ऑफ के इज़ ग्रेटर, फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग वैल्यू ऑफ के इज़ लेस, मतलब जो सख्त स्प्रिंग होगा उसके लिए के की मकदार जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, और जो नरम स्प्रिंग है उसके लिए के की वैल्यू कम होगी। अब न्यूटन सेकंड लॉ आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, वो क्या कहता था, F इज़ इक्वल टू ma, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करना है, जिसकी मदद से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एम ए इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँगा। ए हमारे पास एक्सेलरेशन है और एम हमारे पास मैस है, तो एम को इधर में मैं डिवाइड करता हूँ और इस जानिब में डिवाइड करता हूँ, ये एम से कैंसिल हो गया, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम, साथ में क्या आ गया जी, एक्स आ गया। एक्स डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। अब ये मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ, सब कुछ ये करने का मकसद क्या है, ये बेसिकली ये कर रहे हैं हम कि जो एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकर आएंगे। अगर ले आए तो हमारे पास जो अभी मोशन हो करवा रहे होंगे, स्प्रिंग सिस्टम की करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास SHM होगी, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है के और एम, ये एक कांस्टेंट है, मतलब के भी क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और मैस भी एज अ कांस्टेंट ही रोल किरदार अदा कर रहा है। मैस किसी भी बॉडी का वही रहता है, अगर कि दूसरी जगह पर भी ले जाएं, तो इसकी जगह पर मैं इसको सी लिख सकता हूँ, मतलब कोई नया कांस्टेंट है, सी लिख दिया मैंने। तो ए हमारे पास ये आ चुका है, ए इज़ इक्वल टू माइनस सी एक्स। सी हमारे पास क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है, आपको पता ही होगा कि जो अगर प्रोपोर्शनल की साइन है तो उसको ख़त्म करके कोई कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट है इसी तरह से, तो कांस्टेंट है और इक्वल की साइन है, और कांस्टेंट को भी ख़त्म करके और इक्वल को ख़त्म करके प्रोपोर्शनल की अलामत हम लगा सकते हैं। देखिए ना, ए हमारे पास था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, अगर प्रोपोर्शनल की साइन ख़त्म करें तो कोई कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। इसी तरह ही चाहे कोई कांस्टेंट और इक्वल की अलामत दी हो तो हम दोबारा से प्रोपोर्शनल की साइन में भी इसको लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं ये लगा सकता हूँ, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पर माइनस एक्स ये डिनोट कर रहा है जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सेलरेशन के या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो फोर्स है अगर किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उसकी सिमत में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो न्यूटन का दूसरा कानून आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, F इज़ इक्वल टू ma। तो मतलब जिस जानिब फोर्स होगी उसी जानिब क्या होगा जी, एक्सेलरेशन होगा, मतलब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन सेम होती है। अब हमको ये भी हमने डिस्कस ऊपर किया था इधर F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये हमको ज़ाहिर करता था कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम ये भी पढ़ लिया है कि जो फोर्स और जो एक्सेलरेशन है वो एक ही सिमत में होते हैं,
तो जो हमारे पास जो मतलब जो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमने निकाला है और डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि जो फोर्स है वो और जो एक्सेलरेशन है एक ही सिमत में होते हैं। इसीलिए जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट के डायरेक्शन में आ गया। यहाँ हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। जो हमारे पास के है उसके अगर मैं डिफ़ाइन बनाना चाहूँ तो यहाँ पर बन जाएगी के इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। मतलब फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मैं जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका मैं यूनिट निकालना चाहता हूँ तो वो क्या आएगा। फोर्स का यूनिट तो हमको मालूम है कि न्यूटन होता है और जो डिस्प्लेसमेंट उसका यूनिट क्या होता है मीटर। तो इसका यूनिट क्या बन गया फिर न्यूटन पर मीटर। किसका यूनिट बन गया जी, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन पर मीटर बन चुका है। ये इसलिए बताया है ताकि जो पेपर के अंदर आ जाए आप कर ले, यहाँ बुक के ऊपर स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट नहीं दिया हुआ, ताकि बच्चे जो है वो रॉन्ग ना कर लें। ये इसको ध्यान से आपने कर लेना है, ये न्यूटन पर मीटर है। यहाँ हमने ये प्रूव कर लिया है जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है। तो ये हमने साबित कर दिया जो डिस्प्लेसमेंट है वो और जो एक्सेलरेशन है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ जो हमारे पास जो स्प्रिंग सिस्टम वाली एग्जांपल है वो कौन सी एग्जांपल हुई, वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल हुई। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर हमने ये बात साबित की थी जो एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड ये वो टाइम होता है जो कि एक बॉडी लेती है अपनी एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन मुकम्मल करने के लिए। द टाइम रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग सिस्टम इज़ T इज़ इक्वल टू 2 पाई √m/k। तो इस फार्मूले की मदद से हम स्प्रिंग सिस्टम वाला जो भी टाइम पीरियड है वो हम फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका मैथ दिया हो। सो ये था बच्चों हमारा लेक्चर आज का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आइंदा वीडियोस देखने के लिए और नेक्स्ट टॉपिक्स को समझने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल इधर बटन लगा होगा सब्सक्राइब का वाला, वो दबाएंगे और उसके दबाने के बाद ही एक आइकन आ जाएगा, उसको आपने क्लिक कर देना है। तो सी यू लेटर इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियोस आगे बनाएं वो आप तक पहुंचती रहें, ताकि आप उससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह, आई होप यू अंडरस्टैंड यू वेरी मच। थैंक यू।